नमस्कार दोस्तों, रेडी एग्जाम चैनल पर मैं विनय कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षाओं में मनोविज्ञान की इस श्रृंखला के अंतर्गत हमने शैशवावस्था के बारे में चर्चा की थी। इसी क्रम में आज हम बाल्यावस्था के बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि इस बीच थोड़ा सा कुछ मैं बिजी रहा, इस वजह से थोड़ा सा समय लग गया, पर अब हम कोशिश करेंगे कि इस श्रृंखला को निरंतर तरीके से आगे जारी रखें। तो आइए आज हम बाल्यावस्था को देखते हैं। बाल्यावस्था, अब देखिए इस जो बाल्यावस्था है, इस बाल्यावस्था के अंतर्गत हमें किन किन चीज़ों के बारे में अध्ययन करना है। तो देखिए, एक तो बाल्यावस्था का जो समय है, ये जो आयु है, वो 6 से लेकर के 12 वर्ष तक माना जाता है। हालांकि इसमें कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि 2 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष की आयु तक के काल को बाल्यावस्था कहा जाता है। ठीक है, तो अब इसमें बाल्यावस्था में हम सबसे पहले इसमें इसके कई सारे उपनाम हैं या अन्य नाम हैं। तो एक तो इनके अन्य नामों को देखेंगे या उपनाम पर चर्चा करेंगे। इसके बाद महत्वपूर्ण कथन जो बार बार परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते हैं, और इसकी विकासात्मक विशेषताओं पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले ये जो बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था का जो काल है वो 6 से 12 वर्ष का है। और इसको भी यदि हम 2 भागों में विभाजित करें तो एक को हम कह सकते हैं 6 से 9 वर्ष की आयु है जो वो पूर्व बाल्यावस्था, और 9 से 12 वर्ष की आयु को कह सकते हैं उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, इस तरीके से हम इसका विभाजन कर सकते हैं इसकी आयु को लेकर के। लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न बनते हैं वो बहुत ज़्यादा विभाजन से नहीं, बल्कि इस अवस्था में होने वाले परिवर्तनों से प्रश्न पूछे जाते हैं, या ये कहें कि इस अवस्था में जो भी इसकी विशेषताएं हैं उन विशेषताओं से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसके कुछ उपनाम पर चर्चा करते हैं। एक तो इसको कहा जाता है प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था। प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था, इसको कहा जाता है जीवन का अनोखा काल। अभी ये कॉल एंड ब्रुश का कथन भी है कि इसे जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। इसे स्फूर्ति की अवस्था यह भी कहा जाता है। गंदी अवस्था, इसे गंदी अवस्था यह भी कहा जाता है। इसे निर्माणकारी अवस्था, या एक अन्य नाम कहें तो टोली या समूह की अवस्था। इस प्रकार से हम कहें तो इसे अलग अलग उपनामों से जाना जाता है। प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था, यानी कि प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था इस वजह से कहते हैं क्योंकि बालक इस ही अवस्था में विद्यालय में जाते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है,
जीवन का अनोखा काल इसको कहते हैं, क्योंकि इसकी जो भी विशेषताएं हैं, जो भी इसमें परिवर्तन होते हैं वो अनोखे हैं, अनोखे परिवर्तन होते हैं, इसलिए इसे जीवन का अनोखा। स्फूर्ति की अवस्था, गंदी अवस्था, चूंकि इस अवस्था में जो बालक बालिकाएं हैं वो अधिकांश जब विद्यालय से आते हैं तो धूल मिट्टी से भरे हुए, या कहीं पानी भरा हुआ है तो पानी में खेलते कूदते हुए, या इस वजह से बहुत सारी गंदी चीजों को लेकर के रहते हैं, इस वजह से इसे गंदी अवस्था कह सकते हैं। निर्माणकारी अवस्था, चूंकि इसमें बच्चे रचनात्मक कार्यों में ज्यादा रुचि लेते हैं, इसलिए इसको हम लोग निर्माणकारी अवस्था भी कह सकते हैं। या इसको एक टोली या समूह की अवस्था, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, ग्रुप में रहते हैं, समूह में रहते हैं, और समाजीकरण इस अवस्था में ज्यादा तीव्र गति से होता है, इसलिए इसे टोली की अवस्था या समूह की अवस्था नाम दिया जाता है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे कथन हैं जहां से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कुछ कथन महत्वपूर्ण हैं। तो आइए अब हम लोग कुछ बाल्यावस्था के महत्वपूर्ण कथनों के बारे में बात करते हैं। देखिए, इसमें जो महत्वपूर्ण कथन है, एक तो ये रॉस महोदय है, इनका स्टेटमेंट बार बार आपसे पूछा जाता है कि बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है, या बाल्यावस्था कह सकते हैं छद्म परिपक्वता का काल। मिथ्या का मतलब होता है झूठ, और परिपक्वता तो आप जानते हैं, ठीक है। मिथ्या परिपक्वता यानी कि ये जो बाल्यावस्था है, इस अवस्था में बच्चा अभी परिपक्व नहीं हुआ है और वो परिपक्व होने का एक प्रकार से नाटक कर रहा है। कैसे? जैसे आपने सामान्यतः घरों में बच्चों को, इस उम्र के बच्चों को देखा होगा कि लड़कियां हैं तो वो अपनी माँ को देख करके, जैसे वो माँ साड़ी पहनती है उसी प्रकार से यदि उनको कोई भी कपड़ा मिल जाता है तो वो लपेट करके पहनने का प्रयास करती हैं। छोटे छोटे बच्चे अक्सर मोटरसाइकिल में बैठ करके चलाने का प्रयास करते हैं और वो खुद कहते हैं कि मैं इसको चला सकता हूँ। ठीक है, इसी प्रकार से इस तरीके के कई चीजें हो सकती हैं घरों में, जो वो खुद को परिपक्व होने को दर्शाते हैं कि मैं परिपक्व हूं, और जबकि वो इस अवस्था में अभी तक भी वो परिपक्व नहीं होते हैं। इसी वजह से रॉस महोदय ने इसे मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है, बाल्यावस्था को। ठीक है, एक व्यक्ति हैं किलपैट्रिक। किलपैट्रिक कह रहे हैं कि बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक सामाजीकरण का काल है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चा समूह में रहता है, उसके अंदर सामाजीकरण तीव्र होता है, सामाजीकरण की भावना ज्यादा तीव्र होती है, वो अपने समूह में रह करके खेल सीखता है, और फिर वो उसके प्रति द्वंदात्मक तरीके से चीजें करता है। इसलिए किलपैट्रिक महोदय कह रहे हैं कि बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक सामाजीकरण का काल है। एक व्यक्ति है कॉल एंड ब्रुश। कॉल एंड ब्रुश ने कहा कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, यानी कि इस अवस्था में ऐसे अनेक परिवर्तन होते हैं जो अनोखे हैं, इसलिए इसको जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। एक व्यक्ति है स्ट्रैंग महोदय। स्ट्रैंग ने कहा ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक न खेलते हैं। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि इस अवस्था में जो खेल हैं, सामूहिक खेलों में बच्चा ज्यादा रुचि लेता है, इस वजह से इसे कहा जाता है कि शायद ही ऐसा कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक न खेलते हों। यानी कि हम ये कहें कि इसमें सामूहिक खेलों में बच्चा ज्यादा रुचि लेते हैं। क्रो एंड क्रो ने 20वीं शताब्दी के बालक को 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि रॉफ ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा, किलपैट्रिक ने बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजीकरण का काल कहा, कॉल एंड ब्रूफ ने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा, स्ट्रैंग ने कहा कि शायद ही ऐसा कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक न खेलते हों। ठीक है, और क्रो एंड क्रो कह रहे हैं कि 20वीं शताब्दी के को बालक की शताब्दी कहा जा सकता है। तो इस प्रकार से यह इसके कुछ महत्वपूर्ण कथन थे। अभी आपने देखा कि एक तो हमने उपनाम पर या अन्य नामों को लेकर के चर्चा की, और दूसरा इसके महत्वपूर्ण कथन को लेकर के चर्चा किया। अब आइए, अब हम इसकी कुछ विकासात्मक विशेषताओं को देख लेते हैं कि इसमें आखिर कौन कौन सी विशेषताएं बाल्यावस्था में
बाल्यावस्था के दौरान दिखाई देती हैं, जो एक अध्यापक को और एक अभिभावक को जानना आवश्यक है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग इसकी महत्वपूर्ण विकासात्मक विशेषताओं पर एक नजर देख लेते हैं। विकासात्मक विशेषताएं, कौन कौन सी इसमें विशेषताएं मुख्य रूप से पाई जाती हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसमें जो एक सबसे पहली विशेषता है कि शारीरिक एवं मानसिक विकास में, हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि शारीरिक एवं मानसिक विकास में स्थिरता। देखो, एक अवस्था आपने देखी थी शैशवावस्था, ये दूसरी अवस्था है बाल्यावस्था, और आगे की जो अवस्था होगी वो होगी किशोरावस्था। तो इस अवस्था में बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है। आपने सबसे पहले ही पढ़ा था कि बच्चे का लगभग 90% जो मानसिक विकास है वो इस अवस्था में हो जाता है, और शारीरिक विकास भी इस अवस्था में तीव्र गति से होता है। यहां पर ये जो बाल्यावस्था है यहां पर स्थिरता आती है, और जो किशोरावस्था होगी यहां फिर से इसकी गति तीव्र हो जाएगी। इसीलिए बार बार आपसे यहां पे प्रश्न पूछा जाता है कि यहां पर दोनों पक्षों में, चाहे वो शारीरिक विकास का पक्ष हो चाहे वो मानसिक विकास का पक्ष हो, इन दोनों पक्षों में स्थिरता आती है। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया होगा उम्मीद है। आगे मानसिक योग्यताओं में वृद्धि, दूसरा पॉइंट कह सकते हैं मानसिक योग्यताओं में वृद्धि, यानी कि जो मानसिक संक्रियाएं हैं, जैसे कि चिंतन है, जैसे कि तर्क है, इनमें बच्चे में वृद्धि हो जाती है। अब अभी इसमें इस अवस्था में बच्चे में मुद्रा का कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है। यदि आप उसको पैसे देंगे और पैसे का लेखा जोखा करना होगा, हिसाब किताब करना होगा, तो वो दुकान जा करके कुछ चीजें खरीद करके जो भी पैसा बचेगा या जो उसको देना होगा वो उसको कर सकता है। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि मानसिक योग्यताएं जो है बच्चे में, उसमें इस अवस्था में वृद्धि हमको दिखाई देती है। तीसरी इसकी एक खास विशेषता है कि जिज्ञासा में प्रबलता। इस उम्र में बच्चे में अन्वेषणात्मक क्षमता, जिज्ञासात्मक क्षमता ज्यादा होती है। जैसे आपने अगर शैशवावस्था के दौरान देखा था कि बच्चे में जिज्ञासा तो है कि कोई भी चीज को वो कोई यदि उसको खिलौना देते हैं तो वो खिलौने को तोड़ करके उसकी जिज्ञासा को जानना चाहता है कि इसके अंदर क्या है। इसमें और जिज्ञासा की प्रबलता बढ़ जाती है, और अब यहां पर उसके अंदर क्या, क्यों, कैसे इत्यादि प्रश्न डेवलप होने लगते हैं। यानी कि अन्वेषणात्मक प्रवृत्ति बढ़ जाती है। अगर आप कोई चीज देंगे और दे करके उसको आपने छुपा लिया और कहा कि अरे वो बंदर ले गया, तो वो नहीं इस पे बिलीव करेगा। जो शैशवावस्था का बच्चा था उसमें तो वो चलो मान लेगा कि हाँ उसको ले गया, लेकिन बाल्यावस्था में इस तरीके की चीजें आ जाती हैं कि अब उसमें जिज्ञासा ज्यादा होगी, वो बार उसको जानने का प्रयास करेगा। ठीक है, एक इसकी खास विशेषता है कि रचनात्मक कार्यों में रुचि। बच्चा इस उम्र में रचनात्मक कार्यों में बहुत रुचि लेने लगता है। जैसे मिट्टी के कार्य हैं, मिट्टी के खिलौने बनाना है, या घर में कोई टूटी हुई चीजें हैं तो वो संग्रह करने लगता है, जोड़ जोड़ करके कुछ ना कुछ बनाने का कार्य करता है। चित्रकला है, कास्ट करा कोई लकड़ी का कार्य है, तो ये इस तरीके से रचनात्मक कार्यों में बच्चे की बहुत ज्यादा रुचि हो जाती है। ठीक है, रचनात्मक कार्य वो बहुत ज्यादा करने लगता है, और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसमें बच्चा रचनात्मक कार्यों में ज्यादा रुचि लेने लगता है। आगे आत्मनिर्भर
की भावना, आत्मनिर्भरता की भावना का विकास। देखिए जो शैशवावस्था है, शैशवावस्था में बच्चा ज्यादातर अपने माँ या अपने घर के अभिभावकों पर निर्भर रहता है। जैसे उसको नहाना है या खाना खाना है या कपड़े बदलने हैं, जो भी कार्य करना है उसमें माँ की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है और वो अभी आत्मनिर्भर नहीं होता है शैशवावस्था का बालक। लेकिन ये जो बालक है यह 6 से लेकर के 12 वर्ष की आयु का बच्चा है। अब इसमें आत्मनिर्भरता की भावना, यानी कि वो अपने छोटे छोटे कार्य, अपनी चीजों को, किताबों को रखना, अपने कपड़े बदलना, चीजों, अपने खिलौनों को सही जगह रख पाना, ये कार्य धीरे धीरे करके उसमें आने लगता है। ठीक है। और इसमें एक खास विशेषता होती है कि संग्रह की प्रवृत्ति। मैं इसको मिटा देता हूं। इसमें आप देखेंगे कि छोटे छोटे बालकों में अपनी चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा उत्सुकता रहती है कि वो हर चीज को संग्रह करते हैं। संग्रह की प्रवृत्ति। आप कभी भी अगर कोई 6 से 12 वर्ष की आयु का बालक बालिका है तो उनके बैग को देखिए, उनकी चीजों को देखिए। उस बैग में बहुत सारी चीजें आपको मिल सकती हैं। हो सकता है छोटे छोटे मोटर मिल जाएं, कहीं कोई पुराने पेन मिल जाएंगे, अलग अलग डिजाइन के पेन मिल जाएंगे, अलग अलग तरीके की चीजें मिल जाएंगी। और उनके बैग को खोल करके आप देखिए, तमाम तरीके की पुरानी चीजों को वो इकट्ठे कर लेते हैं, क्योंकि उनमें संग्रह करने की एक प्रवृत्ति पाई जाती है। तो अभिभावकों को भी ध्यान में रखना चाहिए या शिक्षकों को भी इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि यह इस उम्र में इसकी एक विशेषता है। और यदि कोई बालक बालिका इस तरीके की चीजों को संग्रह करते हैं तो उस पर बहुत ज्यादा दबाव नहीं बनाना चाहिए कि तुमने इतनी सारी चीजों को क्यों रख कर रखा है, क्यों सारी चीजें रख रखी हैं। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि इसमें संग्रह की प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है। और इसको एक नाम आगे कह सकते हैं, काम प्रवृत्ति में न्यूनता। काम प्रवृत्ति में न्यूनता। काम प्रवृत्ति में न्यूनता यह कह सकते हैं, या यौन ऊर्जा, इसी को एक नाम दूसरा दे सकते हैं कि यौन ऊर्जा सुप्त होती है। इस उम्र के बालकों में, बालिकाओं में काम प्रवृत्ति न्यूनता होती है। शैशवावस्था में यह तीव्र होती है, किशोरावस्था में यह तीव्र होती है और बाल्यावस्था में यह न्यूनता होती है। यानी इसमें अधिक होगी, इसमें अधिक होगी और इस अवस्था में इसकी न्यूनता दिखाई देती है। ठीक है। यहां तक की चीजें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होंगी। अब आगे कह सकते हैं कि इसमें एक विशेषता और है कि रुचियों में परिवर्तन। बालक बालिका की रुचियों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। कभी किसी चीज में रुचि करेंगे, कभी किसी चीज में रुचि होगी उनकी। तो हम कह सकते हैं कि रुचियों में परिवर्तन होता रहता है। ठीक है। आगे सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता। सामूहिक इसीलिए इसको गैंग एज कहते हैं। गैंग एज, गैंग एज कह सकते हैं कि समूह में रहने की प्रवृत्ति होती है, सामूहिकता की ज्यादा। और शायद इसी वजह से जब शिक्षण कार्य करना चाहिए एक अध्यापक को, तो शिक्षण कार्य के दौरान सामूहिक परियोजनाओं पर बल देना चाहिए। ऐसे होमवर्क देना चाहिए जो सामूहिक गतिविधि को बढ़ाते हों, या सामूहिक खेल के माध्यम से शिक्षण कार्य करना चाहिए। ठीक है। सामूहिक खेलों में रुचि होती है इनकी, क्योंकि सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता होती है, इसलिए सामूहिक खेलों में रुचि, यह भी इसकी एक विशेषता कह सकते हैं कि सामूहिक खेलों में इनकी रुचि होती है। ठीक है।
आगे हमने बताया था कि इसमें अन्वेषणात्मक प्रवृत्ति का विकास हो जाता है, अपने देश के संप्रत्यय के प्रति विकास हो जाता है, चिंतन, तर्क या ये कहें कि मूर्त चिंतन, तार्किक चिंतन करने लगता है। तो ये भी देख लेते हैं एक बार कि इसमें देश संप्रत्यय का विकास हो जाता है, अन्वेषणात्मक प्रवृत्ति का विकास, मुद्रा का संप्रत्यय, देश का संप्रत्यय, जीवन मृत्यु का संप्रत्यय। कब यही बार बार प्रश्न पूछा गया है कि जीवन और मृत्यु का संप्रत्यय बालक को किस अवस्था के दौरान आ जाता है, यानी उसे कब पता चल जाता है कि कुछ समय बाद व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, या यह कह सकते हैं कि मृत्यु के बाद जीवन का संप्रत्यय, यह भी आ सकता है कि मृत्यु के बाद जीवन का संप्रत्यय। ठीक है, इस प्रकार से जीवन मृत्यु का संप्रत्यय, मुद्रा संबंधी संप्रत्यय, या यह कह सकते हैं कि इसमें मूर्त चिंतन, तर्क जैसी चीजों का विकास हो जाता है। तो इस प्रकार से आज आपने 3 चीजें देखी इसमें। एक तो इसका कार्य, जो आयु वर्ग है वो क्या आयु वर्ग है, इसके कई सारे उपनामों को लेकर के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके महत्वपूर्ण कुछ कथन हैं और इसकी विकासात्मक विशेषताएं। यहीं तक आज हम इसको कंप्लीट करते हैं। आगे अब इसकी किशोरावस्था पर टॉपिक बचा हुआ है, किशोरावस्था, और इसमें हम एक चार्ट बनवा देंगे जिसमें शारीरिक विकास एक जगह पर पूरा हो जाएगा, एक में शैशवावस्था के दौरान, बाल्यावस्था के दौरान और किशोरावस्था के दौरान। उसमें देखेंगे लंबाई, हड्डियां, मस्तिष्क का भार, मांसपेशियां, वो एक ग्राफ बना देंगे, उसमें पूरी चीजें एक साथ कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो आज आप लोग यहीं तक इसको कंप्लीट करिए, नोट्स आप बनाते रहें और इसी से जुड़े रहें। लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।